नमस्ते बच्चों, मेरा नाम साक्षी है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स IQ साक्षी में। बच्चों, आज हम क्लास 10वीं क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसका आज हम अध्याय फर्स्ट है ना, उसका आज हम परिचय पढ़ेंगे बस उसका कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, HCF LCM वगैरह, इन सारी चीज़ों की आज डिटेल बेसिक से पढ़ लेंगे होता क्या चीज़ है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम वास्तविक संख्याएं शुरू करते हैं। अब विश्वास रखो, जो आज पढ़ोगे इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जानेगा। जो आज का परिचय हम पढ़ेंगे इसका वास्तविक संख्याएं का। ठीक है बच्चों, अब बात ही करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो है ना, दो संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, क्या होती है बच्चों, एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी एक वास्तविक संख्याएं बनती है। अभी पढ़ेंगे हम कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अभी पढ़ेंगे आगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। सारी चीज़ें भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक देखो संख्याएं के प्रकार, तो देखो कि पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य भाज्य, इन सारी की बातें हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, इन पर अभी आते हैं, इन पर हम जो आते हैं ना अभी आते हैं। पहले तो ये चीज़ तो देख लेते हैं ना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 से 1 2 3 डॉट डॉट, कहाँ तक हमारी ये इन्फिनाइट तक चलती ही रहेगी। काउंटिंग जो प्राकृतिक से हमें मिली 1 2 3 4, कहाँ तक ये इन्फिनाइट तक, कहीं इनका अंत ही नहीं है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या पता चल गई, 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक ये अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जो होती है ना, होल नंबर जो होते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती है ये 0 से, इसमें 0 भी ऐड होता है, इसमें तो 0 नहीं था लेकिन पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी आ जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ये चीज़ें बच्चों आगे समझ में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे होती है जिसमें हमारे प्राकृतिक संख्या में 0 भी क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, इसमें हमारा 0 भी होता है। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों की पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स में पता क्या होता है, पूर्ण संख्याएं तो होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट, कहाँ तक ये इन्फिनाइट तक चलेगा। लेकिन इसमें हमारे माइनस के भी होते हैं, मतलब ऋणात्मक, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस के इन्फिनाइट तक। अब इसमें कुछ बात समझ में आई। इसमें तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक थे। ठीक है, पॉजिटिव भी थी इसमें, तो इसमें हमारा 0 भी ऐड था बस। लेकिन पूर्णांक में हमारे 0 भी है, प्राकृतिक संख्याएं भी है, मतलब पॉजिटिव की सारी संख्याएं हैं, और इसमें हमारा निगेटिव की भी सारी संख्याएं हैं। इसमें निगेटिव भी है हमारा, पॉजिटिव ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, और हमारा ये क्या है, शून्य भी है। इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, हम नंबर लाइन पर इसको जैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारी एक नंबर लाइन है। ठीक है, संख्या रेखा पर यहाँ पर एक 0, इधर को जो भी सारी वैल्यू चलते हैं ना वो चलते हैं प्लस की, धनात्मक जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ तक आया बच्चों समझ में। अब ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, हमारे धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव मतलब प्लस की। अब इधर जो वैल्यू चलेंगे -1 -2 -3 -4, इधर जो वैल्यू चलेंगे माइनस के इन्फिनाइट, ये वैल्यू चलेंगे हम, ये वैल्यू इधर की होती है हमारी ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव बोल दो, माइनस। ठीक है बच्चों, निगेटिव माइनस। अब यहाँ पर देखो, अब हमने पूर्णांक भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है, अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मैं बताऊंगी क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल क्या होते हैं हमारे पास, 2 गुणनखंड होते हैं। केवल क्या होते हैं हमारे पास, 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड, केवल क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब देखो ये चीज़ लिखी है ना, केवल 2 गुणनखंड, इसका मतलब या तो वो संख्या वंश से विभाजित होगी, वंश से तो सारे नंबर विभाजित होते हैं ना, या वो संख्या अपने आप खुद से विभाजित होगी, और किसी से नहीं होने की, वंश से होगी। खुद का मतलब स्वयं होता है, इटसेल्फ, स्वयं से क्या होगी, वो विभाजित होगी। अब क्या होगी कि मैम ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे मान लो एक नंबर है हमारा 2 है। अब एक बात बताओ, 2 जो होगा
या तो 2 हमारा जो होगा या तो वो 1 से ही विभाजित होगा, वन के इस टेबल में तो सभी ये तो 2 1 से ही विभाजित होगा या अपने आप किससे होगा, खुद से ही होगा, और किसी से तो नहीं होने का। 1 से तो सभी नंबर हमारे डिवाइड हो ही जाते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या अपने आप खुद से, और किसी के पाढ़े में आता है ये तो 1 के पाढ़े में आता है या 2 के। जैसे 3 है या तो वो 1 से ही डिवाइड होगा या अपने आप किससे होगा, स्वयं से होगा, खुद से। अब बात एक करते हैं बच्चों हम, अब 4 है, अब बताओ कि 4 क्या है। जैसे मानो 4 है, चमक रहा है ना यहाँ पर, ये 4 है, 4 बताओ 1 से विभाजित हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 4 2 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है। 4 4 के टेबल में भी आता है। अब आप ये बता दो यहाँ से कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, सोचो और बताओ कि ये 4 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। आप कहोगे मैम आपने तो ये लिखवाया कि अभाज्य संख्या तो वे होती है जिनके क्या होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम, केवल 2 गुणनखंड। ये चीज़ें याद रखना, केवल क्या होते हैं हमारे 2 ही गुणनखंड। अब कहोगे मैम इसमें 1 2 3, इसमें तो 3 होगा, 2 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है 4, वो भी आगे पढ़ेंगे। बस ये समझो कि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अभाज्य संख्या भी होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होती है। तो फिर जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 11 13 आदि और भी, ठीक है, अभाज्य संख्या। जैसे 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, ऐसे। बस आपको याद नहीं रखना, आपको तो ये याद रखना। अब हाँ, जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो पता क्वेश्चन क्या पूछा गया था बोर्ड में, ये पूछा गया था कि सबसे, ये जो जहाँ भी मैं नोट लिखूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब आप खुद बताओ, अगर आपको इतना समझ में आया तो इसका आंसर खुद दो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। बताओ जल्दी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी बच्चों वो क्या होगी हमारी, 2। तो अभाज्य संख्या समझ में आई। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से विभाजित होगा या अपने आप खुद से होगा, स्वयं से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे में 2 1 से होगा या खुद से ही होगा, 2 3 5 7, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अभाज्य संख्या समझ में आ गई कि अभाज्य संख्या हमारे पास हमारी होती क्या है। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। किसकी बात करते हैं हम, भाज्य संख्या की, कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या तो बच्चों हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब एक चीज़ देखो, भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या वे होती है जिसके हमारे 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य तो वे होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य संख्या वे होती है जिसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये चीज़ इसमें याद रखना कि अभाज्य संख्या वे होती है जिसके क्या होते हैं हमारे पास, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 से अधिक गुणनखंड 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्या होंगे, हमारे 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसके। अब 2 से अधिक, अब आप कहोगे 2 से अधिक कैसे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, 6 हो गया, और 8 हो गया, 9 हो गया आदि। अब कैसे, अब ये समझाती हूँ ये क्या क्या चीज़ है कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है बच्चों। अभी समझते हैं चीज़ क्या। अब 2 से अधिक बोले, अब एक बात बताओ, 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 1 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल मैम। 4 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। 4 4 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। तो होगा ना, देखो इसके 4 के क्या क्या गुणनखंड हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया। 1 2 4 2 से तो अधिक होगा ना, ऐसे 6 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 हमारा 2 से भी हो जाएगा, 6 हमारा 3 से भी हो जाएगा, 6 हमारा 6 से भी हो जाएगा, तो होगा ना 2 से ज़्यादा। तो अगर इसमें एक चीज़ आ चुकी है, बोर्ड में ही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांस में भी बताती हूँ। अगर इसमें पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब बच्चों अगर क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया आपके कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी बताओ भाज्य संख्या क्या होती है, 4। क्या होती है बच्चे, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल क्या होते हैं हमारे पास 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल क्या होते हैं 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो हमारा 1 से विभाजित होगा या अपने आप खुद से स्वयं से विभाजित होगा। भाज्य संख्या वे होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब एक चीज़ समझते हैं कि क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था, देखो एक क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में इस बार सहभाज्य संख्या से भी पूछा गया था, अभाज्य संख्या इससे भी पूछा गया था, अभाज्य संख्या से भी पूछा गया था। अब पढ़ते हैं हम कि सहभाज्य संख्या होती क्या है। सहभाज्य संख्या ये होती है किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ क्या आ जाए हमारा 1 आ जाए। एचसीएफ अभी पढ़ोगे कि एचसीएफ होता क्या। एचसीएफ मतलब उन 2 नंबर में जो कॉमन हो, कुछ कॉमन ही ना हो तो 1 तो सभी में होता है, तो फिर कॉमन क्या आ जाएगा उसका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 13,15 है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है। एक एग्जाम्पल और आपको दे रही हूँ मैं 15,14, ये बताओ सहभाज्य संख्या है या नहीं है। अब देखो 13 के फैक्टर करो, 13 बन जा 13, मतलब 13 या तो 13 खुद से डिवाइड होगा या 1 से ही होगा। ऐसे 15 के फैक्टर करो, 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 तो सभी में रहता है। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, लेकिन 1 कॉमन है ना, 1 तो सभी में होता है, जिसमें कुछ कॉमन ना होता तो उसमें क्या लिखते हैं कि 1 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। तो सहभाज्य संख्या बस इतना याद रखना, सहभाज्य संख्या भी होती है, उन दोनों का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 1 आए, एचसीएफ 1 आए तो वो सहभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। 2 नंबर का एचसीएफ 1 बे क्या होती है हमारी सहभाज्य संख्या। अब आते हैं हम अपने मेन चीज़ पर, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई इतना, ये वाली चीज़ है। अभी 1 मिनट दिखाती हूँ कि वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों अब देखो कि हमारी परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें शॉर्टकट में लिख रही हूँ ना, बस समझना ही तो है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वे क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं होती है, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते। तो परिमेय संख्याएं समझे ना आपकी परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या है P/Q। P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में? अंश बटे, चमक रहा है ना यहाँ पर भी, अंश बटे हर के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ये ऐसे नहीं कि P/, अब आप ये कहोगे कि P क्या है यहाँ पर, Q क्या, P/Q की जगह A/B लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जहाँ पर ये जो है ना Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो होते हैं ना ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये? पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं, Q ≠ 0 का मतलब हो गया Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जहाँ P और Q क्या होते हैं पूर्णांक पता है, ये पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 0 भी होता है, पॉजिटिव की सारी वैल्यू होगी इन्फिनाइट तक, नेगेटिव की क्या होंगी हमारी सारी वैल्यू होंगी। मतलब परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिखवाया 1/2, परिमेय संख्या है या नहीं है। आप कहोगे मैम बिल्कुल परिमेय संख्या है ये, आप कहोगे ना कि परिमेय संख्या तो है ये। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखी जा रही है P/Q के रूप में। देखो P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यहाँ P भी पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक है, और Q भी क्या है यहाँ पर है हमारा एक पूर्णांक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 - -7 ये लिख दो, ये भी तो हमारी परिमेय संख्या। अब एक चीज़ बताओ, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? अब बात तो यहाँ पर आकर अटकती है ना कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, या है क्या 0 एक। अब बात करेंगे कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे मैम आपने तो हमें ये बताया है
कि परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0, एक बात बताओ, 0 लिखा हुआ है, अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 तो मान सकते हैं ना, 1 तो होता है ना। जैसे हमने कोई 3 लिखा, 3 के बटे में कुछ नहीं, 1 तो होगा ही ना, तो इसका मतलब 0.1 है। तो देखो Q तो 0 नहीं है ना, यहाँ पर है, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान तो 0 नहीं है, Q का मान तो 1 है। P की जगह 0 हो सकता है, P की कंडीशन उन्होंने P और Q पूर्णांक दी की, लेकिन बस कंडीशन किसकी दी है, Q की, कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P की गारंटी हम नहीं रख सकते, P का मान 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में तो भाई 0 भी आते हैं, पूर्णांक में भाई पॉजिटिव की सारी वैल्यू आती है, निगेटिव की सारी वैल्यू आ सकती है। तो 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। अब नीचे 1 है, नीचे क्या है, 1 है, तो जाहिर सी बात है नीचे हमारा अगर होता 0 तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन नीचे तो हमारा क्या 1, अंश में 0 हो सकता है, क्योंकि P का मान 0 हो सकता है। P का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंडीशन जो दी है ना, मैं Q की कंडीशन दी है, P की कंडीशन तो नहीं दी है। P की जगह 0 हो, 1 हो, -1 हो या -5 हो, कुछ भी हो, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1/0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं था, ये तो इन्फिनाइट आ जाता, तो ये परिमेय संख्या हमारा नहीं था। तो जैसे आदि ETC आदि। आगे समझ में, परिमेय संख्या को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, बार बार बोल रही हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होती है परिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। सो मैंने आपको इसलिए पूर्णांक पहले बताए थे ना, कि पूर्णांक क्या होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव की सारी वैल्यू होती है, निगेटिव की सारी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, अब परिमेय संख्या आगे समझने की, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब बात यहाँ पर आती है कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब बच्चों हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, लिखा जाता। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ वही हमारा P और Q क्या है, पूर्णांक, P और Q क्या है, यहाँ पर हमारा वही पूर्णांक है, Q ≠ 0। अब अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एक चीज़ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, रूट के अंदर हमारी ये सारी वैल्यू आ गई ना, तो ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब एक बात देखो, जैसे हमारा √2 होता है, √3 होता है, √5, जैसे √3 की वैल्यू जो होती है, अगर मानो √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 के समथिंग डॉट, कहीं इसका अंत ही नहीं है। अगर इसको √3 की वैल्यू तुम निकालन भी लगे तो इसका कहीं अंत नहीं, ऐसा आ जाए 1.732 ऐसे डॉट ऐसे चलती ही रहेगी, कहीं इसका अंत ही नहीं होता। तो अपरिमेय संख्या को हम फाइंड कर ही नहीं सकते, इनका कहीं अंत ही नहीं है ना, लगभग में तो लिख सकते हैं ना, तो अंत इनका कहीं है ही नहीं। तो अपरिमेय संख्या भी होती है जो P/Q की फॉर्म में होती। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो अब आती है यहाँ पर। अब क्या चीज़ आती है वो चीज़ समझो, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब जो यहाँ पर एक चीज़ लिख रही हूँ नोट में, अब बच्चों यहाँ पर देखना, नोट में सही चमक रहा है ना, नोट में देखो एक चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पर। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखती हूँ। एक तो रखती हूँ पाई क्या है, पाई क्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ बस, उसमें से देखना तुम्हें। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब एक है, एक तो चीज़ ये होगी कि पाई क्या है, अब एक है पाई का मान, पाई का मान है। पहला है परिमेय संख्या, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाती है परिमेय संख्या, और बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। अब एक चीज़ देखो, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या या
अपरिमेय संख्या। अब बात ये करते हैं कि जो पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कैसे, अब एक चीज़ देखो, पाई का जो मान लिखते हैं हम 22/7 लिखते हैं, लगभग में तो लिखते हैं पाई का मान कितना लिखते हैं हम 22/7 लिखते हैं। अब एक बात बताओ, 22/7 को क्या हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया? ये देखो ऊपर क्या बताया था, परिमेय संख्या क्या होती है, जो हमारी P/Q की फॉर्म में होती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे देखो, अब यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन समझते पहले। ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि पाई का मान है। अब पाई का मान हम लगभग में क्या लिखे, 22/7 है। अब बात जो कर रहे हैं ना, ये 22/7 की बात कर रहा है, 22/7 की बात कर रहे हैं कि 22/7 है क्या, एक परिमेय संख्या है या एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 P/Q की फॉर्म में जाहिर सी बात है ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अब जब भी पाई क्या है, पाई तो एक हमारा पाई जो भी आता है ना, वो आता है हमारा ये अपरिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते, 3.14 समथिंग ऐसे चलती ही रहती है, कहीं फाइंड नहीं। तो जब भी दो क्वेश्चन पूछे जाए फर्स्ट और सेकंड कि पाई क्या है, तो आप हमेशा लगाना पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान क्या है 22/7। अब एक बात बताओ, 22/7 है क्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप क्या होगा कि मैम 22/7 तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है नोट में। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब लिखी जा रही है। ये देखो, कोई हमारा परिमेय संख्या में, पहले इसका फॉर एग्जाम्पल समझते, पहले इसका एग्जाम्पल समझते। जैसे एक 3 है, 3 क्या है, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है एक हमारी परिमेय संख्या। एक ले लेते हैं हम √3, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब एक बात देखो, 3 अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 + √3, 3 + √3 क्या होगा, 3 + √3, 3 + √3 ही होगा। तो ये जो होगा ना हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ऐसे करेंगे 3 - √2, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे, तो तब भी ये पूरा अगर पूरा मिलकर क्या बनेगा, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, नोट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, बस ये चीज़ अपना याद रख लेना जब 3 पॉइंट लिखे जाएंगे यहाँ पर। जब भी हम परिमेय संख्या की शॉर्टकट में लिखूंगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब भी हम दोनों को जोड़ेंगे ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, योग। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है ना, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये चीज़ें याद रहेगी ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का प्लस का साइन लगा दी, मैंने तो पूरी हिंदी लिखने से बच गई हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। योग की बात करें तब अपरिमेय संख्या होगा, अगर घटाने की बात करें, परिमेय संख्या घटाना मतलब अंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर। ऑप्शन ये भी आएगा, तो मैं MCQ मैं खुद करूँगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है ना, वो भी हमेशा क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। अगर क्वेश्चन में MCQ बता रही हूँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब बात ये करते हैं हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मल्टीप्लाई का साइन गुणनफल, वो भी हमेशा क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। गुणनफल की बात कर ले तब भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ पर आ गया हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ये, और अपरिमेय संख्या का भागफल, भाग का साइन है, भागफल जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
का भागफल जो होगा, भाग करेंगे परिमेय संख्या को, जब भी अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वो हमेशा क्या आती है हमारी, अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गया ना यहाँ पर ये कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, वो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है। इतनी चीज़ बच्चों समझ में आ गई आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप आंसर दोगे जल्दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 × √3, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आप क्या होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है हमेशा ऐसे लिखी हुई मिले या 2√3, बात तो वही है। इंटू का मतलब साइन किस चीज़ का होता है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। जैसे मान लो 2/√3 है, तो ये भी क्या है, भागफल। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगी हमारी एक अपरिमेय संख्या। बस ये समझा रही हूँ अभी, बाकी इसके MCQ लूँगी मैं क्लास में, ठीक है ना। पहले इसमें तो हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज़ देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगली चीज़, अब यहाँ पर अब जब आपने इतना पढ़ लिया तब तो पता चल गया होगा ना कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार, एक तो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है क्या, सम्मिलित, दोनों से सम्मिलित होकर क्या बनती है हमारी वास्तविक संख्याएं बनती है। वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बनती है हमारी वास्तविक संख्याएं बनती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लास्ट टॉपिक और रह गया बच्चों, बस इसका बेसिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब MCQ जो आएंगे इसमें से MCQ आएंगे, इससे अलग नहीं आने। अब एक चीज़ देखो, एक होता है हमारा में से महत्तम समावर्तक गुणा ले से लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है हमारा पहली संख्या MCQ पूछे जाते हैं, इससे गुणा हमारा होता है दूसरी संख्या। इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकती है ना, शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर इससे सही चमकेगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, में से HCF गुणा LCM। इसको तो शॉर्टकट में हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, LCM बराबर पहली संख्या को हम किससे मान लो, A से मान लो, दूसरी संख्या को किससे प्रेजेंट कर लो, B से प्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, या बोल दो HCF गुणा LCM बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। A को क्या माना, पहली संख्या, B को क्या माना। ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ मिले या ऐसे लिखा हुआ मिले, HCF किसका, इन दोनों संख्याएं का, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A गुणा B, ये LCM क्या आ जाएगा, नीचे बटे में आ जाएगा, LCM किसका, A गुणा B का, मतलब ऐसे दे देगा तुम्हें। चलो एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते। उस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया उन्होंने, HCF गिवन है, HCF क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, HCF जो है 8 और 16 का HCF हमें कितना दिया है, 8 क्वेश्चन में गिवन है। हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM किसका, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, 8 और 16 का LCM हमें निकालना है, कितना होगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत छोटी डिजिट ली है, अभी एग्जाम्पल इसका समझा रहे तो बहुत छोटी सी डिजिट ले ली, बड़ी आएगी तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब भी मैं इसी फॉर्मूले यूज़ करके ये क्वेश्चन दिखाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, HCF जो है 8 और 16, सो 8 क्या है, एक पहली संख्या है, 16 क्या है, दूसरी संख्या है। A पता चल गया, B, इसका HCF 8। अब यहाँ पर देखो A की वैल्यू कितनी है, 8 पता चल गई, B की वैल्यू कितनी है, 16 पता चल गई, HCF कितना है, 8 पता चल गया। हमें फाइंड क्या करना, LCM फाइंड करना। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, यही तो फॉर्मूला होता है। अब HCF की वैल्यू कितनी, 8 गुणा LCM ऐसे का ऐसे ही एज इट इज़, A की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा 16, 8 से 8 कट गया तो LCM जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, 16। ठीक है बच्चों,
ये हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ लिया। वास्तविक संख्याएं भी पढ़ ली क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी पढ़ ली, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1, पूरा सॉल्यूशन करेंगे उसका, पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।